नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात होगी बंगाल के चुनाव की। बंगाल के चुनाव में ममता दीदी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के उसी हथियार का इस्तेमाल किया जो हथियार टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर चलाए थे। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। इसके बाद बात होगी मुख्तार अंसारी की। बाहुबली की वापसी हो चुकी है, यानी कि बाहुबली अब यूपी लाया जा चुका है, लेकिन बांदा जेल में तैयारी क्या है, कैसे रखा जाएगा बाहुबली को, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे वाजे गेट की। वाजे गेट में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हमारे हाथ लगी है, क्या है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, यानी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो कू ऐप का सवाल आज का हमारा यह है कि क्या ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर सेल्फ गोल कर रही हैं? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक ऐसा चुनाव हो चुका है जहां पर तुष्टीकरण का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। और अब ममता दीदी खुलेआम कह रहे हैं, मुस्लिमों से अपील कर रही हैं कि वो उन्हें वोट दें। आज इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी और टीएमसी दोनों को घेरा। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। तीसरे चरण के मतदान के दौरान चौथे चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में ममता बनर्जी पर हमला बोला। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि दीदी ओ दीदी के तंज से पहले प्रधानमंत्री मोदी आदरणीय शब्द लगाना नहीं भूले। उन्होंने टीएमसी के उन नेताओं पर भी चुटकी ले ली जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस तरह बुलाना अपमानजनक है, जबकि दीदी शब्द पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई यह है कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश ममता बनर्जी को दीदी के नाम से ही पुकारता है। बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने टीएमसी की लाख आपत्तियों के बावजूद एक बार फिर अपने खास अंदाज में ममता को दीदी के नाम से पुकारा। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दरअसल टीएमसी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहने पर आपत्ति दर्ज की थी। यही नहीं, पीएम मोदी पर सार्वजनिक मंचों से दीदी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। उन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए पीएम ने एक बार फिर ममता को दीदी कहकर संबोधित किया। आपत्ति और तंज के इस खेल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति भी इस बार दीदी के किसी काम नहीं आ रही है। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। इसी बयान के बहाने प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हार की बौखलाहट की वजह से ही दीदी इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर हो गई हैं। दरअसल चुनावी पिच पर दीदी को बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। वो हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण के बीच उलझ कर रह गई हैं। बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिमों की 30% हिस्सेदारी की वजह से वो पिछले 10 साल मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी रही। लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी की बढ़ती धमक की वजह से वो हिंदू कार्ड खेलने के लिए भी मजबूर हो गई। पहले बंगाली अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं, नायकों का हवाला देने वाली दीदी मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हिंदू कार्ड की भी भरोसी हो गई। यहाँ तक कि वो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले खुद को बड़ा हिंदू साबित करने में भी जुट गई। कभी खुद को हिंदू की बेटी बताने लगी तो कभी अपनी जाति और गोत्र का प्रचार भी करना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि वो मंच से चंडी पाठ भी करती नजर आई। ओम जयंती मंगलकारी भद्रकाली
तो कभी चुनावी रैलियों में वो दुर्गा पाठ भी सुनाने लग गई। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिसके बाद बंगाल की 100 से 110 सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखने वाले अल्पसंख्यक भी सख्ते में आ गए। ममता का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर मजबूर हो गया कि दीदी उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रही, जिसकी वजह से टीएमसी के कोर वोट बैंक के खिसकने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसी आशंका नहीं होती तो तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले दीदी का मुस्लिम बहुल राय दिगी दर्द नहीं झलकता। अपनी चुनावी रैली में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और फुलपुरा शरीफ के इमाम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मुस्लिम वोट बैंक में वोट की वजह नहीं बताती। दरअसल ममता ने दोनों ही मुस्लिम नेताओं पर बीजेपी के इशारों पर टीएमसी के चुनावी खेल को बिगाड़ने का आरोप भी जड़ दिया, जिस पर आज पीएम ने इशारों में चुटकी ले ली। आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दरअसल बंगाल की कई सीटों पर अल्पसंख्यक एक तरफा जीत और हार तय करते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट से कोई भी दल बंगाल की सत्ता हासिल नहीं कर सकता। राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने के लिए हिंदू वोट बैंक भी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाया गया है, बांदा जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन बांदा जेल में वो ऐशो आराम नहीं मिलेगा जो पंजाब के रोपड़ जेल में मिला करता था। वो एम्बुलेंस भी नहीं होगी जो एम्बुलेंस पंजाब के रोपड़ जेल में उसके साथ साई की तरह घूमती थी। उसके साथ एक आम कैदी की तरह सलूक किया जाएगा और अब योगी राज में उसके किए गए हर अपराध का हिसाब होगा। ये काफिला पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है। वही मुख्तार जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी बपौती समझा। सत्ता से लेकर अपराध की तंग गलियों तक जिसका दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज वही बाहुबली सफेद एम्बुलेंस में दुबका पड़ा है। सहमे दिल से वो एक ख्वाहिश पाल रहा है कि पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक उसका ये सफर कभी खत्म ना हो। पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में अटका मुख्तार यही सोच रहा है कि योगी राज में बांदा जेल में उसके साथ आखिर कैसा सलूक किया जाएगा। उसकी बची हुई जिंदगी बांदा की काल कोठरी में किस कदर गुजरेगी। ऐसा सोचने के लिए वो मजबूर सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है, जिन्होंने 2017 में सूबे की सत्ता संभालते ही यूपी के गुनाहगारों के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति अपना ली। पूरी ताकत के साथ यूपी के गुंडों और माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया ताकि हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे अपराध की वजह से दूभर हो चुकी आम लोगों की जिंदगी कुछ आसान हो जाए। पहले योगी ने राज्य के अंदर मौजूद गुंडों पर नकेल कसी, उसके बाद पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी घर वापसी करवा दी ताकि मुख्तार से जुड़े हत्या, अपहरण, फिरौती और वसूली जैसे 50 से ज्यादा गुनाहों का हिसाब हो सके, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में ना हो सका। मुख्तार के गुनाहों का हिसाब तो छोड़िए, बिना शर्त उसे राजनीतिक संरक्षण देने की होड़ लग जाती थी। लेकिन 2017 में यूपी की सत्ता क्या बदली, मुख्तार के बुरे दौर की शुरुआत हो गई। जो बाहुबली दूसरी सरकारों में कानून को पौना समझता था, आज योगी सरकार में वो खुद को पौना महसूस कर रहा है। उसकी आपराधिक हैसियत के मुताबिक ही बांदा जेल में बैरक को भी चुना गया है। जैसे इनकी मर्जी से जेलें इन्होंने चलाई हैं सपा बसपा के जमाने में, और वो इस समय संभव हो नहीं पा रहा था, इसलिए ये पंजाब चले गए थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर सियासी गलियारे तक ये भरोसा है कि पंजाब की रोपड़ जेल में 26 महीने तक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाला मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आम कैदी की तरह ही रहेगा। योगी सरकार की तरफ से उस पर कोई रियायत या रहमत नहीं होगी।
पहले जो होता रहा है, अगर उस तरह उनकी व्यवस्था होती तो पंजाब से आने के लिए इतने हथकंडे नहीं अपनाते। अब उनकी कोई व्यवस्था नहीं होगी, जो व्यवस्था उनके नियमानुसार होगी वो होगी, इसमें अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं होगी। मुख्तार के करीबियों के अलावा उसके सताए गए लोगों की भी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वो कब तक बांदा जेल पहुंचेगा। कि इनके पंजाब में रहने के चलते वो न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। काफी लोगों के घर के जो न्यायिक प्रक्रिया 20 साल 15 साल से पेंडिंग चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उनको बांदा जेल लाने का, वो एक इन प्रक्रिया जो भी न्यायिक MP MLA कोर्ट में चलेगा उसमें तेजी आएगी और जल्द से जल्द जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलेगा। यूपी में राजनीतिक संरक्षण खत्म होने के बाद एक अपराध के बहाने मुख्तार ने पंजाब की रोपड़ जेल में शरण ली, जहां से वापस नहीं आने के लिए उसने कई कानूनी हथकंडे भी आजमाए, जबकि उस दौरान योगी सरकार उसके काले साम्राज्य को ढहाने में जुटी रही। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की 192 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। मुख्तार गैंग के 96 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। इसके अलावा 72 हथियारों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, जबकि मुख्तार अंसारी पर 52 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन अपराध की इतनी लंबी फेहरिस्त के बावजूद मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में पूरे ऐश के साथ जीता रहा, जब तक योगी सरकार ने उसे वापस यूपी लाने का प्रण नहीं कर लिया। और योगी के उसे संकल्प की वजह से पंजाब में मिले राजनीतिक संरक्षण के बावजूद मुख्तार के सारे पैंतरे पस्त हो गए और अब बांदा जेल की काल कोठरी, बांदा जेल की दीवारें और बांदा जेल की सलाखें बाहुबली का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बाहुबली के काफिले से जुड़ी है बड़ी खबर है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पहुंच गया है मुख्तार का काफिला। बताया जा रहा है कि आगरा एक्सप्रेसवे को पार करके अब लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुका है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित चौधरी जुड़े हुए हैं, जो आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे, फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल रही है और आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कब तक बांदा जेल पहुंचेगी, ये काफिला कब तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बांदा जेल और बाहुबली के बीच कितने घंटे का फासला रह गया अब? देखिए, फिलहाल मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत लगातार कॉन्वॉय के पीछे चल रहा है, कॉन्वॉय के साथ चल रहा है। और ये आपको मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस दिख जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं, उम्मीद है यानी कि बुधवार की सुबह जो है मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही देखेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार नहीं, लेकिन अमित बांदा जेल में क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या आपको कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? आपके सूत्र इस इलाके में बहुत मजबूत माने जाते हैं। बांदा जेल में बाहुबली कैसे रहेगा? क्या वो पहले वाला रसूख, पहले वाला ऐशो आराम बरकरार रह पाएगा क्या? देखिए, मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का डर यही था कि वो जो रसूख था जो पंजाब के जेल में था या फिर दूसरी सरकारों के साथ था, क्योंकि देखिए जब भी सरकारें बदलती थी मुख्तार अंसारी उस सरकार के साथ हो जाया करते थे। लेकिन यहां पर योगी की जो माफियाओं के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके सामने कहीं ना कहीं मुख्तार के जो है वो धज्जियां उड़ रही है। और आप देख सकते हैं 2 साल के बाद ही सही, लेकिन मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो रही है। वो माफिया जिसके डर से कभी पूरा का पूरा पूर्वांचल थर-थर कांपा करता था, आज वो खुद इस एम्बुलेंस से नहीं तो अमित रास्ते में उसने कुछ चाय पानी भी पी होगी। क्या उसकी तस्वीर देखने को मिली? क्या वो डरा सहमा हुआ था? क्या उसे एहसास था कि उसे योगी के राज्य ले जाया जा रहा है, जहां उसके किए गए हर कुकर्म का हिसाब किया जाएगा, जहां किए गए उसके हर पाप का हिसाब होगा? हत्या, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट जैसे तमाम आपराधिक क्रियाकलाप जो उसने किए हैं, उन तमाम अपराधों का हिसाब होगा। क्या उसको देखकर ऐसा लग रहा था या फिर उसको देखने को क्या आप उसको देख पाए?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जब व्हील चेयर पर उतरे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे के जो रंगत था वो साफ बता रहा है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डर उन्हें इस बात का सचा रहा था कि पूरा का पूरा जो उनका ऐशो आराम जो जेल से चलता है वो छिन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जेल में जिस तरीके के जो नियम है उसके हिसाब से अब इन्हें रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की चिंता यही वजह थी। और मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से किसी समय में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाह जो है वो कोर्ट तक पहुंचता नहीं था, वो कांपता था, वो अदालत के सामने गुहार लगाता था कि उसकी सिक्योरिटी की जाए। और आज समय बदल गया। किस तरीके से मुख्तार कब तक पहुंचेगा? अमित, एक आखिरी सवाल आपसे। अमित, एक और सवाल आपसे। अमित, एक और सवाल आपसे। मुख्तार कब तक बांदा के जेल पहुंच जाएगा? और क्या रात में उसे जेल में रखा जाएगा या फिर कल सुबह उसको जेल में दाखिल करा जाएगा? रात में कहीं और रखने की व्यवस्था है? इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्पीड से और जिस तरीके से फिलहाल जो एक कॉन्वॉय है वो आगे मूव कर रहा है, क्योंकि देखिए यमुना एक्सप्रेस वे से लखनऊ एक्सप्रेस वे पे करीब 7 से 10 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 4 बजे के आसपास बांदा में एंटर हो जाएंगे, यानी कि बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। और ये जो रूट है, ये रूट जो है ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सीधे चलते हुए जसवंत नगर के पास से नीचे उतरेंगे, उसके बाद इटावा होते हुए औरैया होते हुए सीधे ये बांदा पहुंचेंगे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारा कॉन्वॉय लगातार फॉलो कर रहा है इस कॉन्वॉय को। रिपब्लिक भारत इस टीम के साथ लगातार मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले जब विकास दुबे को लाया गया था तो उस काफिले में एक हादसा हुआ था। लेकिन इस बार जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है तो इस बार खास एहतियात बरत रही है पुलिस की टीम और तमाम वो जो सुरक्षा जांच है उसको किए गए हैं। और ये तस्वीरें इसलिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि जो बाहुबली का जो काफिला चल रहा है, जो यूपी पुलिस का काफिला चल रहा है, जिसमें बाहुबली है, जिस एम्बुलेंस में बाहुबली है, उसके साथ साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी चल रही है। और रिपब्लिक भारत की टीम लगातार फॉलो कर रही है रोपड़ जेल से बांदा जेल तक। रिपब्लिक भारत की टीम इस काफिले को फॉलो करने वाली है। और अब बात कू ऐप की। कू ऐप के यूजर्स के लिए आज हमने पूछा था कि क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर सेल्फ गोल कर रही हैं? 98% लोगों ने हां में जवाब दिया है और 2% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी अपने मुद्दे उठाएं, जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। 10 में तब में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।